नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अमेरिका के द्वारा भारत को खूब तोड़ने की कोशिश की गई, टैरिफ लगाया गया, बयानबाजी की गई, बहुत सारे फैसले लिए गए कि भारत टूटे। प्रधानमंत्री मोदी फोन करें ट्रंप को या फिर मिलने के लिए जाएं और भारत अमेरिका की शर्तों पर तैयार हो। लेकिन भारत इस बीच में लगातार अपने लिए विकल्प तलाश कर रहा था। अपने जो पुराने साथी थे, सहयोगी थे, व्यापारिक साझेदार थे, उनसे बात कर रहा था, नए साझेदार ढूंढ रहा था और भारत ने वो कर दिखाया जिसकी शायद उम्मीद ट्रंप को नहीं थी। जितने भी दांव पेच ट्रंप ने चले थे भारत को तोड़ने के, वो शायद अब सारे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2024 में ब्रिक्स समिट हुआ था कजान में, रूस के कजान शहर में। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यहां लंबे वक्त के बाद मुलाकात हुई थी। 2025 में एससीओ समिट तियानजिन में हुआ, चीन में। दूसरी मुलाकात वहां हुई। दोनों देशों के संबंधों में धीरे धीरे सुधार हुआ और इस सुधार के पीछे वजह बताया गया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कि उन्होंने दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाई और साथ में रही सही कसर पूरी की अमेरिका के इस रुख ने। यह सुधार मुख्य रूप से 2020 गलवान क्लैश के बाद जो तनाव दोनों देशों के बीच था उसे कम करने पर आधारित था, लेकिन पूरी तरीके से सामान्यकरण नहीं हो पाया था। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारत चीन की कंपनियों के लिए एक बार फिर से अपने दरवाजे खोल सकता है। जो गलवान हुआ था 2020 में, उसके बाद भारत ने बहुत सारी कंपनियों को बैन कर दिया था, कुछ नियम कड़े कानून कर दिए थे जिसकी वजह से उन कंपनियों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन अब वित्त मंत्रालय 5 साल पुराने नियमों को खत्म करने की तैयारी कर रहा है, जिनके तहत चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग लेने के लिए सरकारी समिति से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब वो लेनी नहीं पड़ेगी। यह प्रतिबंध साल 2020 में भारत चीन बॉर्डर पर हिंसक झड़प के बाद लगाए गए थे। अब बॉर्डर पर तनाव कम होने के कारण व्यापार संबंध बहाल करने की कोशिश हो रही है। हालांकि अंतिम फैसला अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, इस पर अभी विचार चल रहा है। जो प्रतिबंध लगाए गए थे, इन प्रतिबंधों ने चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। उदाहरण के तौर पर चीन की सरकारी कंपनी सीआरआरसी को करोड़ों रुपए के या फिर कहेंगे मिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, जिसके बाद 2020 के बाद इसके लिए से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यहां पर ब्रह्म चेलानी है, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बड़ा शुमार इनका नाम है। वो कहते हैं कि अगर ये फैसला लिया गया है तो भारत का भारत का एक कदम पीछे हटाया, ऐसा माना जा सकता है। भारत अब लद्दाख में 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग छोड़ चुका है और केवल बॉर्डर पर शांति व स्थिरता बनाए रखने तक सीमित हो गया है। चिलानी के मुताबिक भारत चीन की शर्तों पर संबंध सुधार हो रहा है। देखिए, अभी रक्षा मंत्री की भी मुलाकात चीन में हुई थी और जो गलवान में जो झड़प हुई थी और जहां दोनों सेनाएं पहुंच गई थी, वो सेनाएं आ चुकी हैं अपने 2020 से पहले जहां वो सेनाएं थी वहां वो पहुंच चुकी हैं। आपको आगे पता चलेगा किस तरीके से 1100 जगहों पर मामला सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन ब्रह्मचलानी को ऐसा लगता है, तो हो सकता है उनका अपना विचार हो। प्रतिबंध हटाने के कारण की अगर बात करें तो सरकारी विभाग, खासकर पावर सेक्टर में चीनी सामान की कमी से बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। इससे अगले दशक के पावर लक्ष्यों को खतरा है। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने इन प्रतिबंधों को आसान करने की सिफारिश की है। बाकी इसका बाजार पर प्रभाव पड़ा है। चीनी कंपनियों की वापसी की खबर से भारतीय कंपनियों के शेयर्स जैसे कि BHEL, भेल जिसे आप कहते हैं, शेयर्स में लगभग 10.5% तक की गिरावट आई है, जबकि L&T के शेयर्स में 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। निवेशकों को चीनी कंपनियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा से डर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया और अमेरिका पाकिस्तान संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के संबंध पहले से ही मजबूत हैं, जिससे भारत चिंतित है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया और संबंध सामान्य करने पर सहमति जताई। इससे डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल हुई भारत और चीन के बीच। चीनी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा नियम आसान किए गए। हालांकि चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI था, उस पर पूर्ण प्रतिबंध अभी नहीं हटाया गया है। मतलब अभी भी चीन निवेश भारत में नहीं कर सकता है। अभी जिस दिशा में काम चल रहा है उसमें चीनी कंपनियां सरकारी टेंडरों में भागीदारी कर सकती हैं, लेकिन निवेश अभी भी नहीं कर सकती हैं। तो इस दिशा में भारत अभी आगे बढ़ रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि जो 2020 में भारत चीन संबंध खराब होने से प्रभावित हुई थी चीनी कंपनियां,
उनके क्षेत्र और विकल्पों की अगर बात करें तो दोबारा से एक बार फिर से उस तेजी के साथ भारत अपने प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ सकता है। 2020 में गलवान घाटी में बॉर्डर क्लैश के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें एप्स बैन करना था, टेलीकॉम इक्विपमेंट पर रोक और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में मंजूरी की जरूरत शामिल थी। इससे कई चीनी कंपनियां प्रभावित हुई या फिर बाहर हो गई। उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले CRRC, चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉरपोरेशन इसे कहते हैं, रेलवे और ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह काम करती थी। 2020 के बाद लगभग $216 मिलियन के ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हुआई की बात करें या फिर GTE की बात करें, टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी कंसर्न के कारण प्रतिबंधित किया गया था, खासकर बॉर्डर एरियाज में। भारत ने उन्हें ज्यादातर ऑनरशिप डिटेल्स उनसे मांगी थी और वो 15 बॉर्डर प्रांतों में सप्लाई नहीं कर सकती थी। बाकी एक ग्रेट वॉल मोटर्स है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में $500 मिलियन की पार्टनरशिप रुक गई थी। हैंगली इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर महाराष्ट्र में ही यह डील रुकी थी। फोटोन मोटर्स, ये भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक बस आदि बनाती है और इसका भी जो वेंचर था वो प्रभावित हुआ था। 200 से ज्यादा चीनी एप्स पर बैन लगाया गया था, उसमें अलीबाबा, टेंसेंट, वीचैट, बायदू, सीना, आपका टिकटॉक, शेन, ये सारी एप्स शामिल थी, जिन पर अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि इन पर भी कुछ बातचीत हो। शाओमी, ओप्पो, ऑनर के जो हवाई स्मार्टफोन्स हैं, MG मोटर्स, ये कंपनियां भी बहुत हद तक प्रभावित हुई थी। ये कंपनियां मुख्य रूप से रेलवे, पावर, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में काम कर रही थी। 2021 में चीनी बिडर्स को दिए गए प्रोजेक्ट्स का मूल्य अगर कहें कि 27% गिरकर 1.67 बिलियन मात्र ही रह गया था और उसके बाद वो लगातार गिरा है। भारत ने हालांकि 2020 के बाद विकल्प ढूंढने की कोशिश की थी कि जो चीन से प्रभावित सेक्टर होंगे उन्हें कैसे उनकी पूर्ति कैसे की जाए। तो इसके लिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया था। टेलीकॉम की अगर बात करें तो एरिक्सन, एलिकेट, लूसेंट, नोकिया, साइमेंस जैसे वेस्टर्न कंपनियों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन चीनी इक्विपमेंट 30 से 40% सस्ता होता था। अब जब चीनी के सामान पर बैन लग गया था तो यही जो सस्ता सामान था वो महंगा मिलने लगा, जिसके बाद लागत बढ़ी थी और ये शायद उस हिसाब से कामयाब नहीं हो पाए। पावर और रेलवे में भेल, L&T जैसी कंपनियां भारत को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, लेकिन कच्चे माल की कमी और देरी हुई। सरकार ने थर्मल पावर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादन पर फोकस किया। जो लक्ष्य था भारत सरकार का 307 गीगावाट, वो भी कहीं ना कहीं लेट हो रहा था, उसमें भी देरी हो रही थी। भारतीय ऐप्स जैसे शेयर चैट, कू को बढ़ावा दिया गया, लेकिन वो उस हद तक कामयाब नहीं हो पाई जिस लेवल पर टिकटॉक भारत में कामयाब हुआ था। बाकी ऑटो सेक्टर में अगर बात करें तो JSW पर भी बहुत हद तक फर्क पड़ा था। मोबाइल कंपनी की बात करें तो ऑनर पर बहुत फर्क पड़ा था। PSAV ग्लोबल्स के साथ इसकी लाइसेंस थी। ये विकल्प पर्याप्त साबित नहीं हुए थे, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी और कमी आई। यही कारण है कि अब प्रतिबंध हटाने की योजना चलाई जा रही है। जो प्रोजेक्ट्स रुके थे उनके बारे में अगर बात करें तो 5 से 10 प्रमुख प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए थे। कुल अनुमानित मूल्य लगभग 700 से 750 बिलियन डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से चीनी कंपनियां बाहर हुई थी। वो ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हो, पावर सेक्टर हो आपका, या फिर महाराष्ट्र में जो लगभग 600 मिलियन की डील्स थी वो शामिल हो, टेलीकॉम सेक्टर था वो इसमें शामिल हो, बहुत सारे सेक्टर्स उसमें शामिल थे। इसी वजह से शायद जो ग्रोथ भारत की हो सकती थी उस हद तक, जो आज 8.2 की ग्रोथ रेट से भारत आगे बढ़ रहा है, अगर ये बैन नहीं लगते तो हो सकता है भारत और ज्यादा दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ता। प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री 2022 के नियमों को पूरी तरह खत्म करने की योजना बना रही है, जिसमें चीनी कंपनियों को सरकारी कमेटी से रजिस्ट्रेशन और राजनीतिक सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी। ऑफिशियल्स इस रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट को हटाने पर काम कर रहे हैं और यह फैसला अन्य मिनिस्ट्रीज की रिक्वेस्ट पर आया है, जहां शॉर्टेज और प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। 2020 के प्रतिबंधों के बाद 2021 में चीनी बिडर्स को दिए गए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स का अनुमानित मूल्य 700 से 750 बिलियन था। इसमें चीनी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाई थी। बाजार की अगर प्रतिक्रिया बताएं तो मैंने आपको बताया कि इन चीनी कंपनियों के आने से बाजार में कुछ कंपनियों में गिरावट देखी जा रही है। बाकी ये कदम बॉर्डर टेंशन कम करने का नतीजा है।
पिछले साल पीएम मोदी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया, जिससे डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल हुई। चीनी वर्कर्स के लिए बिजनेस वीजा प्रक्रिया में तेजी आई। चीनी एफडीआई पर सख्त नियम अभी भी बरकरार हैं। बाकी अमेरिका के जो 50% के टैरिफ हैं वो लगाने के बाद इन संबंधों में और ज्यादा तेजी के साथ कह सकते हैं कि निकटता आई है। विशेषज्ञ मानते हैं, चीनी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले की पुष्टि होती है तो यह भारत चीन के आर्थिक संबंधों में और ज्यादा सुधार का संकेत हो सकता है। रॉयटर्स की तरफ से ये जो योजना है उसे सबसे पहले बताया गया। बाकी फाइनल अप्रूवल प्रधानमंत्री मोदी का होगा, उसकी अभी भी देरी उसमें अभी भी उसका इंतजार है। बाकी बॉर्डर और सुरक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है, मतलब अब कहीं भी बॉर्डर पर क्लैश नहीं है, जिसमें डेपसांग, डेमचोक और यांगसे जैसे फ्लैश पॉइंट्स शामिल हैं। डी एस्केलेशन पर काम चल रहा है, नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट और टेंशंस को हैंडल करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग रिज्यूम हुए हैं और 2005 एग्रीमेंट और कमिटमेंट पर काम चल रहा है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि पिछले साल में 1100 मतलब 1100 ग्राउंड लेवल इंटरेक्शन हुए हैं, मतलब बातचीत 1100 जगहों पर बातचीत हुई है, जो संबंधों में सुधार का एक बहुत बेहतर संकेत दिखाई देता है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अभी भी दोनों देशों की तरफ से जारी है। बाकी डिप्लोमेटिक और राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो हाई लेवल विजिट्स रिज्यूम हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी चीन गए और फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने भारत का दौरा किया अगस्त 2025 में। इंडियन डिफेंस और एक्सपर्ट अफेयर्स मिनिस्टर्स के चीन विजिट हुए हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अब भारत और चीन अब सब कुछ सही करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हमें यह भी याद रखना होगा कि भारत और चीन कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये वही चीन है जिसने 62 में भारत के ऊपर युद्ध थोपा था और भारत ने, हालांकि उसका जितनी ताकत भारत के पास थी वो जवाब भी दिया गया था, लेकिन ये दोस्त तो नहीं हो सकता। ये स्लाइसिंग लगातार सीमा पर करने की जो इसकी टेक्निक है उस पर आधारित ये लगातार काम करता रहता है। लेकिन एक व्यापारिक साझेदार चीन जरूर है। लगभग $127 बिलियन का व्यापार भारत और चीन के बीच होता है, जिसमें से महज $14 बिलियन का सामान भारत चीन को बेचता है और लगभग $113 बिलियन का सामान भारत खरीदता है। ये बैन्स जब हटेंगे तो उम्मीद है कि ये जो $113 बिलियन का सामान भारत खरीदता है चीन से, ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़े और भारत में जो विपक्ष बैठा है उसको और ज्यादा मिर्ची लगे। लेकिन ये वैसा ही है जैसा हमने सस्ता तेल रूस से खरीदा भारत के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, और हम ट्रंप के सामने नहीं झुक रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है चीन से सस्ता सामान खरीदना और भारत के लोगों को सस्ता सामान प्रोवाइड करवाना, वो बिजली हो, मोबाइल्स हो, टेक हो, जितने भी फील्ड्स हैं उसमें सस्ती चीजें प्रोवाइड करवाना। तो भारत सरकार ने 5 साल बाद जिस तरीके से कदम उठाया है उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।